हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को सोशल साइंस बताने वाले हैं। सोशल साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन हो सकती है? पहला आता है आपको हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। एक पचमा इसमें थोड़ा सा पार्ट जुड़ा हुआ है जो कि 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपदा प्रबंधन के बारे में। तो आपदा प्रबंधन से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको टोटल रहेगा 10 क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ सब्जेक्टिव रहेगी, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है एक आपदा से और एक बाढ़ से आती है। ये जो है ना, आपको यहाँ से 10 नंबर का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 100% रहिए। चलिए, और बात बच्चों, जो भी अगर बच्चे का डिमांड हो रहा था कि सर यहाँ देखने पे हमें बहुत सारे दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है कि दिखाई नहीं पड़ती है, तो एक बात, 2 चीज़ हम आपको कर रहे हैं बच्चों, 2 शब्द बोलेंगे आप लोगों के लिए। कि पहला तो यह कि अगर आप लोग हमारे यहाँ से नोट्स लेते हैं तो बेहतर है। अगर आप लोग नोट्स नहीं लेते हैं तो इसी का हम स्क्रीन मतलब फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। इसके लिए आपको वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड करने के बाद हम आपको ये सारे को अच्छे से फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ताकि आप लोग कॉपी में आराम से नोट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अगर नोट लीजिएगा तो मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, नंबर से वहाँ से आप लोग नंबर ले लेंगे। नंबर से आप हमें मैसेज कर देंगे। हम मैसेज करके बोल देंगे कि सर हमें नोट चाहिए, तो आपको 199 रुपया का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप पे डालेंगे। तो आपको 10 से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, तो ठीक है, जो हमारे यहाँ स्टाफ होंगे उनके द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपको इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से सुविधा हो रहा है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो भी आपको, है ना। तो चलिए, आपको नोट्स का टोटल पेमेंट करना कितना है, 199 रुपया, है ना। टोटल पेमेंट कितना करना है, 199 रुपया। अगर आप लेना चाहेंगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट्स लेते हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा वो सारे चीज़ों हम एग्जाम से पहले आप लोगों को देने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, तो अब हम समझते हैं बच्चों क्वेश्चन की, है ना। तो क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा करा है, आपदा से आप क्या समझते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है ना, कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा कहने का मतलब कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपदा की बात करें तो आपदा एक प्राकृतिक है ना। तो आपको क्वेश्चन है कि आपदा से, तो लिखेंगे इसमें कि प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से, है ना, प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अवकरण, है ना, अवकरण व्यवस्था धन उत्पन्न होता है। व्यवस्था धन उत्पन्न करने का मतलब कि जब प्राकृतिक में कोई कारण से उत्पन्न होता है तो व्यवस्था धन ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। कब होता है हमारे सामने, कब उपस्थित होता है, जब प्राकृतिक जनित होता है तब। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की, तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा में, एक होता है बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी। ये सारी चीज है जो हमारे पृथ्वी को विनाश करती है। क्या करते हैं, विनाश करती है। ये जब भी आता है तो ये विनाश ही करता है ना। इसके अलावा चक्रवात हो गया, ओलावृष्टि हो गया, हिमालय खंड हो गया, भूरखंड हो गया, जैसे घटनाओं भी प्राकृतिक आपदा में ही आएगा। ये सारी चीज जो है प्राकृतिक आपदा में ही आएगा। तो चलिए, अगर आपदा से आपको ये सवाल आता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। या तो बिहार बोर्ड से दे रहे हैं एग्जाम, जो भी बच्चा के लिए भी बेहतर है। अगर मध्यमा से दे रहे हैं उनको भी बेहतर है। दोनों में सिलेबस सेम ही आता है। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाढ़ से हानि। अगर यदि अब मान लिया जाए कि कहते हैं कि बाढ़ आ गया है, तो बाढ़ से क्या क्या हानियां हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी, क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बाढ़ से होने वाली हानियां पर चर्चा कीजिए। तो बाढ़ से क्या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम लिखते हैं, इनमें से हजारों लोगों चपेट में आ जाते हैं। हजारों लोगों कहने का अर्थ ये होता है कि कई गाँव भी, कितना सारे गांव भी हमारे चपेट में आ जाते हैं, बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे हानि हो जाती है। अब महामारी को फैलना, ये क्या है,
एक ये बाढ़ जैसी आपदा है ना, महामारी आता, जैसे अभी मान लीजिए कोरोना आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि सारे लोग अपने अपने घर में क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। तो एक बाढ़ जैसी आपदा आई थी ना, बाढ़ ही जैसा आपदा आई थी कि आदमी को छूने से क्या होता था, ये बीमारी फैल रही थी। तो ये एक महामारी है। चलिए और कह रहा, जब ऐसा आपदा आता है, बाढ़ आता है, तो मकानों का गिरना, जब पानी आएगा तो मकान भी गिरेगा। उसके बाद फसलों का बर्बादी, है ना, फसल जो हमारे गांव में होते हैं, खेतों में होंगे, वो फसल को बर्बादी होगा जब बाढ़ आएगा तो, है ना। उसके बाद क्या होता है, पालतू पशुओं का मर जाना, मतलब पालतू पशु की को बहुत सारे ऐसा जगह व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो वो पशु क्या होते हैं, मर जाते हैं। उनको संसाधनों, खाने पीने वाला भी व्यवस्थित अच्छे से नहीं रह पाते, है ना। परिवहन के साधन, सड़क, रेल मार्ग, पुल आदि का टूटना। जैसे अगर हम बात करते हैं, बाढ़ आएगा तो पुल भी टूटेगा, रेलगाड़ी का भी पुल, मतलब सारे चीज़ों को क्या होता है, बहुत सारे घाटे में जाता है। तो ये सारी चीज़ बाढ़ आने से नुकसान होता है। ये सारी चीज़ों को हानियाँ में हम लिखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ हमें क्या होगा, हानि ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है ना। कह रहा है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य, ये जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। कितना नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए तो देखेंगे, आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समय वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित करना। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, कोई अगर कार्यक्रम आपको करवाना है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले से हम समय निर्धारित करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक समय निर्धारित करते हैं। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, है ना, मतलब कि हम समाज को आर्थिक उद्देश्य दे देते हैं। उसके बाद प्राप्ति के लिए हम अर्थव्यवस्था का उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग में करते हैं। जैसे इसका कहने, जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा के इकट्ठा करेंगे। उसके बाद उपलब्ध संसाधन कराएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भाषण नेताजी देंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टेंट का व्यवस्था करेंगे, माइक का व्यवस्था करेंगे। ये सारे व्यवस्था आपको करना होगा, कुर्सी टेबल, ये सारे संसाधन हो गया, है ना। ये हमारे क्या है, संसाधन है। जब संसाधन को इकट्ठा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, संसाधनों का नियोजन, समन्वय का उपयोग करना, यही होता है। चलिए अब यहाँ पे और सवाल में यहाँ पे कहा गया है कि आयोजना आयोग के शब्द, हाँ, आयोजना आयोग जो शब्द सुने हैं कि आयोजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्रीय प्राथमिकता। मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है, क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में दिया जाता है। इनके अनुसार देश को संसाधनों का भिन्न भिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। जैसे कहने का अर्थ यह है इसका कि जो ये सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी व्यक्ति करवा रहे हैं, वो एक क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ संसाधनों का भिन्न भिन्न विकासात्मक, हमारे देश का ये विकास के कार्य में आता है ना। ये सारी चीज क्या था, हमारे देश का विभिन्न भिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग में किया जाता है। इसको विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे है कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं नियोजन, तो नियोजन का उसका कुछ उद्देश्य भी होगा ना, उसका उद्देश्य भी होता, तो उसका उद्देश्य लिखेंगे। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं भारत में नियोजन का निम्नलिखित उद्देश्य है, ऐसे भी आप लोग सवाल में। पहला कह रहा है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना। मतलब आर्थिक विकास करने का मतलब कि विकास को बढ़ावा देना, ये एक क्या है, नियोजन ही है। ये क्या है, हमारे नियोजन है। चलिए नेक्स्ट है कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण। मतलब कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। जैसे कि अगर हमको कृषि करना है तो नए तरीका से करना है। आधुनिक मतलब होता है नए, है ना। चलिए तो ये करना होगा कि कृषि एवं उद्योगों को अच्छे से आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आत्मनिर्भर बनना। मतलब आपने जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वैसे आपको किसान हो चाहे तो जो भी संसाधन उपयोग कराए वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए। चलिए और कह रहा है सामाजिक न्याय होनी चाहिए। हमारे समाज में क्या होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर नेताजी आए तो टेंट पर प्लांट तो दिए, तो उनका भी क्या होना चाहिए, सही मुआवजा, सही पैसा मिलना चाहिए। तो ये न्याय ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको एग्जाम में इतना लिखेंगे तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा।
तो ये जो 2-3 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं वो अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। रोजगार कहने का अर्थ होता है कि रोजगार तो समझ रहे हो सभी बच्चों की रोजगार क्या होता है। सेवा, रोजगार और सेवा में संबंध क्या है, रोजगार क्या है या सेवा क्या है, इसके दोनों में संबंध बताना है। तो लिखेंगे कि रोजगार एवं सेवा का अर्थ है इन बातों से है ना। क्या है कि रोजगार एवं सेवा का अर्थ इन बातों से है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविका पोषण के लिए धन एकत्रित करता है, जब इसे धन को पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पन्न के लिए क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवा क्षेत्र के दूसरे परस्पर संबंध है। ये तो हम पढ़ लिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। कह रहा ना कि या तो आप रोजगार क्या कर रहे हैं, या तो रोजगार किसी व्यक्ति से परिश्रम करवा रहे हैं, या तो किसी व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम, अगर मान लेते हैं मजदूर की बात कर लेते हैं, तो मजदूर एक परिश्रम करता है तभी जाके उसको क्या होता है, रोजगार मिल रहा है। या तो शिक्षा के आधार पर जीविका पोषण, आप जैसा नौकरी कर रहे हैं तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षित व्यक्ति है, तो हमें कहीं ना कहीं ये रोजगार मिला हुआ है। ये क्या है, रोजगार ही है। इसको धन, अगर इससे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से हमको क्या होगा, धन इकट्ठा होगा, तो ये क्या होगा, रोजगार ही है। चलिए अब कह रहे हैं ना कि जब इस धन पूंजी को जब हम यहाँ से कमाएंगे, मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कमाएंगे पैसा, उस पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पन्न क्षेत्रों में निवेश, अगर हम यहाँ से कमाएं और किसी और क्षेत्र में लगा रहे हैं, जैसे आप लोग का स्टूडियो सेटअप करना, बहुत सारे और टीचर को हम हायर करेंगे, तो वो सारे में हम क्या करेंगे, वहाँ निवेश करेंगे, तो वहां से भी रोजगार मिला है। अगर मान लीजिए अभी हम अकेले पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम 2 टीचर को हायर करेंगे, मतलब 2 टीचर आएंगे, तो उनको भी रोजगार मिल गया, है ना। तो ये रोजगार भी हो गया और आप लोग का सेवा भी हो रहा है। देखिए हमसे आप लोग क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, हमें क्या मिला हुआ, रोजगार मिला हुआ। तो रोजगार और सेवा में यही है ना। चलिए अब कह रहा निवेश किया जाता है, उसके बाद कह रहा सेवा उत्पन्न होता है। अतः जैसा सेवा उत्पन्न, अभी हम क्या बोले कि अगर हम कोई टीचर को यहाँ हायर करेंगे तो उनको तो रोजगार मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तो एक सेवा ही। अतः रोजगार एवं सेवा क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर संबंध है। इसके मत कहने का अर्थ ये होता है कि रोजगार हो या सेवा, दोनों एक परस्पर संबंध है। अगर मान लीजिए कोई मजदूर कोई किसी के यहाँ काम किया, है, किसी मजदूर किसी के यहाँ काम किया, तो उसका क्या हुआ, सेवा हुआ, और इसका क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। अगर कोई मकान बना रहा है तो मकान में वहाँ लेबर की जरूरत, मजदूर की जरूरत है, तो मजदूर को वहाँ क्या हुआ, रोजगार मिला। और वो जो मकान मालिक जो बनवाए ठेकेदार है, उसको क्या हुआ, सेवा मिल गया। तो ये रोजगार या सेवा कहें एक दूसरे के परस्पर संबंध दर्शाता है। बात समझ गए। अगर रोजगार और सेवा के बारे में बात कहा जाए तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे, एग्जाम में लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे करा उदारीकरण को परिभाषित लिखे, है ना। या तो सवाल आपको ये भी पूछा जाएगा कि उदारीकरण, है ना, उदारीकरण को परिभाषित रूप लिखे, या तो उदारीकरण का परिभाषित कीजिए। तो अगर ऐसा लिखे तो कहिएगा इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। जैसे इसका कहने का क्वेश्चन समझेंगे, कह रहा है ना कि उदारीकरण, कह रहा है ना इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण पर प्रतिबंध हो, मतलब क्या कर दिया, प्रतिबंध। अब प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके लिए अगर प्लास्टिक उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, या कोटा, है ना, क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1900 कब इसको लागू किया गया था, 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। कब, अगर पूछा जाएगा उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी भारत सरकार, तो हम लिखेंगे 1991 में। चलिए तो ये सवाल। अब यहां से एक सवाल और है कि नगर निगम की प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए ये एग्जाम में आपको 5 नंबर की, अगर हम बात करते हैं
नगर निगम के प्रमुख कार्यों के। और एक सवाल ये भी आ सकता है कि पंचायत नगर पंचायत, ये तो नगर निगम ही है ना, तो एगो पंचायत आता है ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होता है, तो पंचायत का कार्य वर्णन कीजिए, ये सारे सवाल। तो अगर हम नगर निगम की बात करते हैं कि नगर निगम की प्रमुख कार्य क्या क्या, तो जब नगर निगम के जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, वो कैसे करते हैं काम, तो चलिए लिखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे कि नगर निगम नागरिकों को की स्थानीय अनावश्यक सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर पटना नगर निगम के जो भी नगर निकाय होंगे वहां पे अगर बात करते हैं तो कोई वार्ड कमिश्नर होंगे, तो उनका ध्यान क्या होना चाहिए, उनका ध्यान रखना होगा कि हमारे नगर, जिस नगर में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमें वार्ड में पढ़ रहे हैं उसमें साफ सफाई का ध्यान, तो उसी के बारे में लिखना होगा। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य है, तो प्रमुख कार्य ही लिखेंगे, या तो निम्नलिखित है, ये भी लिख सकते हैं। पहला काम होता है जो नगर निकाय में आते हैं उनका पहला लिखेंगे कि नगर क्षेत्र को नालियों, पेशाब खाना को, शौचालय आदि निर्माण करना, है ना। ये सारी चीज जो हमारे नगर निगम में होना चाहिए, सबसे प्रथम चीज होना चाहिए कि नालियों, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना, ये पहला हुआ, है ना। ये तो ये प्राइमरी से ये हो गया कि आपको सबसे पहले अगर नगर में है तो वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था होनी, नालियों को अच्छा होनी चाहिए, पेशाब खाना भी अच्छा होनी चाहिए, शौचालय भी होने चाहिए, है ना, वहाँ पे निर्माण करना और देखभाल, जो जनता को देखभाल भी करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में भी ये सारी व्यवस्था होती है। चलिए दूसरा क्या रहा है, नागरिकों को क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी को सफाई कराना। अब मान लीजिए कि कूड़ा हो तो कूड़ा और गंदगी को क्या करना चाहिए, सफाई करवाना चाहिए, है ना। ये किनका काम है, ये जो नगर निगम को जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनका काम होता है। तीसरा में करा स्वच्छ पेय जल का प्रतिबंधित कराना चाहिए, मतलब शुद्ध पानी का व्यवस्था करानी चाहिए अपने नगर निकाय में, जहाँ पे जिस नगर निकाय में पड़ रहे हैं। चलिए चौथा क्या रहा है, चौथा में लिखेंगे गलियों को फूलों तथा उद्योगों का सफाई कराना। मान लिया कि कोई गली में या पेड़ पौधा है उसको भी सफाई कराना, है ना, निर्माण कराना, या तो जहाँ नहीं है उसको निर्माण, ताकि वातावरण शुद्ध हो। चलिए पांचवा लिखेंगे मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा का केंद्र की स्थापना करना एवं पछुआ जैसी बीमारियों पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इसका है कि पशु मनुष्य हो या पशु हो उसके केंद्र बनाना चाहिए, किस चीज का, तो मतलब चिकित्सक का, मतलब डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए था। चलिए छठा में लिखेंगे प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, है ना, घर की स्थापना तथा व्यवस्था करना चाहिए। जैसे अगर प्राथमिक जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, अभी तो बहुत सारे आंगनबाड़ी खुल गए हैं, तो हर एक जो वार्ड का वहाँ पे होता है, वहाँ पे एक आंगनबाड़ी होती है, उसके बाद प्राइमरी स्कूल होती है, वहाँ पर एक पुस्तकालय भी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था करानी चाहिए। ये चलिए सत्रह में लिखेंगे भिन्न कल्याण, है ना, विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे, है ना, विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करने का आदि नगर निकायों का प्रमुख कार्य है। अब यहाँ पे ये भी होता है कि आपको नगर निकाय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए, जो मृत्यु का केंद्र होने चाहिए, शिशु केंद्र, बच्चा का केंद्र भी होना चाहिए, वृद्धा आश्रम भी होनी चाहिए, इसकी स्थापना भी करानी चाहिए। ये किनका काम है, तो नगर निगम की काम है, ये नगर निगम की काम है। जिस नगर निगम में पढ़ रहे हैं वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनको ये सारी व्यवस्था कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस पे लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या तात्पर्य है, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे जब देश की सत्ता क्या कर रहा है, जब देश की सत्ता देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदारी बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे अगर बात हम कर लेते हैं बच्चों कि इस सवाल की, तो लिखेंगे कि जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाला सभी वर्गों को हिस्सेदारी बनाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी में एक पार्टी नहीं है, बहुत सारा सम्मिलित पार्टी है,
तो ये देश के अंदर की पार्टी है ना, देश की। अगर यहाँ पे विधानसभा की कुछ पार्टी है, कुछ बिहार का है, तो कई बहुत सारे विधानसभा की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब जाके मोदी जी बने हो। तो ये क्या है, एक सत्ता में साझेदारी की बात कहा है ना। तो ये साझेदारी ही होता है। चलिए कह रहा है जब देश की सत्ता देश के अंदर रहने वाला सभी वर्गों, मतलब सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म को टिकट देनी चाहिए, सभी धर्मों से लेकर मिला जुला के चला, हिस्सेदारी बनाया जाता है। जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी को एक तरह से देखनी चाहिए। इस व्यवस्था को ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इस व्यवस्था को ही हम सत्ता को साझेदारी कहते हैं। एक साथ सभी लोगों को, सभी धर्मों को अपनाने चाहिए, सभी धर्मों को मानने चाहिए, तब ये क्या हो गया, एक सत्ता का साझेदारी हो गया। ऐसे भी हमारे देश जो भारत है लोकतंत्र है। यहाँ पे लोकतंत्र में क्या है कि सभी धर्मों को यहाँ मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिबंधित है कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रतिबंधित है, आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहें उस भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये जो हम आप लोगों को इतना जो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हूँ, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा भी। चलिए इसका हम एक फ़ोटो क्लिक करके हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। ओके, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बार बार करें, जो बच्चे को वीडियो देखने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर चेक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये वीडियो का क्वालिटी दिखाई पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किए तो वो शेयर कर ले वीडियो को, और चैनल पे नए होंगे तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।